आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में 24 घंटों में आए 76,000 नए कोरोना के मामले, 1021 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35 लाख के करीब पहुंच गई और 62,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 76,472 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 1021 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,63,000 हो गई है। इनमें 62,550 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 7,52,000 है और 26,38,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक दिन में पहले देश में रिकॉर्डेड एक दिन पहले यहाँ पर 77,267 नए मामले दर्ज किए गए थे। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट यहाँ पर भारत में लगातार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.81% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी यहाँ पर घट कर अब 22% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में 76% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में तीसरे और मौतों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत देश ही है। प्रॉपर्टी खरीदना अब होगा और सस्ता, केंद्र ने महाराष्ट्र की राह पर चलने की दी है सलाह। हाल में ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार का समर्थन मिला है। इसी के साथ केंद्र सरकार की ओर से अन्य राज्यों को भी महाराष्ट्र से सीखने की सलाह दी है। दरियाल आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रियल एस्टेट में सुस्त पड़े मांग को तेज करने के लिए राज्यों को स्टाम्प शुल्क कम करने के सुझाव दिए हैं। मिश्रा ने कहा है कि हमने सभी राज्यों को इसे कम करने की सलाह दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। हम अन्य राज्यों से भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। यह लागत घटने का सकारात्मक इस पर असर डालेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच कराए जाने वाले आवासीय बिक्री दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क को घटाकर 3% करने की घोषणा की है, जबकि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि में स्टाम्प शुल्क घटाकर 2% करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। मौजूदा समय में शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क 5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4% है। स्टाम्प शुल्क संपत्ति के लेन देन पर राज्य सरकार की ओर से वसूला जाने वाला टैक्स है, जो कि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसके साथ ही दुर्गा शंकर मिश्रा ने उद्योगों को भरोसा दिया है कि मंत्रालय से उनकी विभिन्न मांगों पर विचार वो मंत्रालय करेंगे। इसमें रियल एस्टेट उद्योग के आयकर कानून में बदलाव की मांग भी शामिल है, जो बिल्डर को फ्लैटों की बिक्री मूल्य को कम करने में सक्षम बनाएगी। आर्थिक संकट का सामना कर रहे मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार आई है आगे। दिल्ली सरकार ने मजदूर निर्माण नाम की एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी, बल्कि शादी और शिक्षा में भी यहाँ पर आर्थिक मदद सरकार देगी। योजना का लाभ पाने के लिए मजदूरों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय के अनुसार श्रमिक बोर्ड के जरिए निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कैंप की शुरुआत यहाँ पर की है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मजदूरों की बेटे की शादी के लिए यहाँ पर 35,000 और लड़कियों की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपये की आर्थिक मदद दिल्ली सरकार देगी। इतना ही नहीं, बच्चों की शिक्षा के लिए 500 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और किसी मजदूर के घर में दुर्घटना से मौत हो जाती है तो परिवार वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी यहाँ पर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मजदूरों की मदद देने के लिए श्रमिक बोर्ड के जरिए निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कैंप की शुरुआत की है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सरकार की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों की निगरानी वहां के स्थानीय विधायक खुद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में काम करने वाले मजदूर 11 सितंबर तक निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार के निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कैंप के जरिए 18 से 60 साल तक के मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। इसके लिए उस मजदूर के पास 90 दिन का काम करने का प्रमाण पत्र, फोटो, स्थानीय ID प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड होना आवश्यक होगा। वहीं कैंप में फॉर्म भरने के लिए कागज पूरे होने पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोरोना काल में 70,000 निर्माण मजदूरों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी दी गई थी, जिसमें बढ़ई, बार बॉर्डर, बेलदारी,
बेलदार और कुली मजदूर, मकान घर बनाने वाले, चौकीदार और क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियनशिप और फिटरमैन, लोहार और सफेदी करने वाले पेंटर और पीओपी लेबर और पंप और ऑपरेटर और राज्य मंत्री योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देश में इन 3 बड़े बैंकों ने किया है अपने नियमों में बदलाव, करोड़ों खाता धारकों पर होगा इसका असर। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन लेने के लिए ग्राहकों की रिस्क प्रीमियम में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं, बैंक ने क्रेडिट स्कोर में भी बदलाव किया है। बैंक ने लोन की शर्तें अच्छे क्रेडिट को यहाँ पर शामिल किया है। इसका मतलब जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही ब्याज कम लोन पर मिलेगा। वहीं दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई ने भी अपने नियमों में बदलाव किया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकों में कर्ज देने का तरीकों में बदलाव किया है। निजी सेक्टर के इस बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए अनोखी पहल की है। बैंक अब किसानों को लोन देने से पहले सैटेलाइट के जरिए उनकी जमीन की ली गई तस्वीरों का आकलन करेगा, फिर उसके आधार पर वो किसानों को लोन देगा। बैंक किसान की स्थिति का अंदाजा लगाने के बाद अब उनके लोन को मंजूरी देगा। बैंक का कहना है कि इससे उन्हें लोन की लिमिट बढ़ाने में मदद मिलेगी। वही तीसरा बदलाव हुआ है महिंद्रा कोटक बैंक में। महिंद्रा कोटक बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के जरिए इस नियमों में बदलाव किया है। बैंक द्वारा किए गए बदलाव के मुताबिक अब ग्राहकों को डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। कोटक बैंक के खाताधारकों को नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप के जरिए एटीएम से कार्डलेस कैश वो निकाल सकते हैं। टोल टैक्स में नहीं मिलेगी हर किसी को छूट। सरकार ने नियमों में किया है खास बदलाव। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कई नए नियम बनाए हैं। इसमें एक नियम गाड़ियों पर फास्टैग लगाने से जुड़ा हुआ है। इससे पीछे सरकार की मंशा है कि टोल प्लाजा पर कटने वाले टैक्स का भुगतान ऑनलाइन हो। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने जनता को आकर्षित करने के लिए एक नए नियमों की घोषणा की है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब जो नियम बनाया है, इसके अंतर्गत 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने जिसकी गाड़ी पर फास्टैग चिपका होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपनी गाड़ी को किसी जगह पर जा रहे हैं, वहां से आप 24 घंटों के भीतर वापस लौटते हैं, तो टोल टैक्स की रकम को आपको यहां पर छूट मिलेगी जब आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा होगा तब तक। अभी तक ये सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब ये टोल टैक्स केस भुगतान करने वालों के लिए ये छूट नहीं है। अगर आप टोल टैक्स पर बिना फास्टैग के आप अगर गाड़ी लेके जाते हैं 24 घंटे पे वापस उसी टोल टैक्स से आप गुजरते हैं, तो आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब नए नियमों के तहत 24 घंटों के भीतर वापस लौट रहे टोल प्लाजा पर आपके फास्टैग खाते से ही खुद यहाँ पर डिस्काउंट के बाद बची हुई टैक्स की रकम कट जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले साल ही देश में फास्टैग का इस्तेमाल को कंपल्सरी किया था, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है और टोल प्लाजा पर कैश के तौर पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल फास्टैग एक छोटी सी डिवाइस है जिसे किसी स्टिकर की तरह यहाँ पर गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। टोल टैक्स प्लाजे पर लगे स्कैनर इस टैग को स्कैन करता है और फिर टोल की रकम आपके अकाउंट में अपने आप यहाँ पर कट जाती है। झारखंड सरकार का फैसला, झारखंड के कई इलाकों में 30 सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन और प्रतिबंध। कोरोना महामारी के बीच झारखंड सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार से लॉकडाउन से संबंधित पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक अनलॉक के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट करके दी है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक अनलॉक के निर्देश यहाँ पर जारी किए गए। सभी लोगों से मेरी अपील है कि सरकार नियमों की सख्ती से पालन करें और मुंह पर मास्क का अवश्य उपयोग करें, आपस में दूरी बनाकर रखें, मगर तीनों को यहाँ पर जोड़ के रखें। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, मगर कंटेनमेंट जोन से बाहर सरकार ने सारी गतिविधियों शुरुआत यहाँ पर शुरू करने की अनुमति दी है। गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियों संचालित होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर कुछ चीजों पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिन धार्मिक स्थलों में सीमित संख्या में दर्शनाओं या दर्शन करने की छूट दी है, वहाँ भी ये जारी रहेगी। वही नई एडवाइजरी के
मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक खेलकूद आयोजन पर रोक रहेगी। मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक और धार्मिक जैसे बड़े कार्यक्रमों पर यहाँ पर रोक रहेगी। वही मेला जुलूस से संबंधित चीजें यहाँ पर बंद रहेगी। बसों का इंटरप्रेस ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बंद रहेगा। धार्मिक स्थलों में आम श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना पर रोक रहेगी। वही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क यहाँ पर बंद रहेंगे। वही थिएटर और बार और असेंबली हॉल और अन्य हॉल भी यहाँ पर बंद रहेंगे। राफेल जेट भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर को होगा शामिल। दूसरी खेप आएगी अक्टूबर महीने में। राफेल जेट को पिछले महीने ही भारत में लाया गया था। अब औपचारिक रूप से इसे वायुसेना में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में 10 सितंबर को शामिल कर दिया जाएगा। राफेल फाइटर जेट को अम्बाला एयरपोर्ट पर स्टेशन पर यहाँ पर 29 जुलाई को लैंड कराया गया था। अब उन्हें वायुसेना में यहीं से शामिल किया जाएगा। राफेल जेट को वायुसेना में शामिल होने के दौरान यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री को भी यहाँ पर न्योता भेजा गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 10 सितंबर को कुल 5 राफेल फाइटर जेट शामिल किए जाने हैं। ये भारत को दिए गए 36 राफेल जेट का पहली खेप भारत में 5 राफेल जेट की आई है। वह राफेल जेट की दूसरी बैच भारत में अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर ही अक्टूबर में आने वाली है। खबर है कि दूसरी खेप 4 जेट इसमें आने वाले हैं। 2016 में भारत और फ्रांस के बीच हुई सबसे बड़ी सुरक्षा डील में 36 राफेल जेट यहाँ पर खरीदे गए थे, जिसके लिए यहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान भारत सरकार की ओर से किया गया था। बात करें राफेल जेट की तो ये वर्तमान में दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट में से एक है। राफेल जेट दुनिया में हवा से 1915 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये हवा के साथ साथ हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। राफेल जेट में हमोर मिसाइल भी लगाई गई है, जो कि 60 से 70 किलोमीटर का टारगेट को हिट कर सकती है। राफेल BVR और एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इसमें दिया गया है। साथ ही इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर और 10 घंटे की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग इसमें दी गई है।